This conference will now be recorded. तो कल हमने रस विमान अध्याय की पूर्तता की थी। आज हम त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय, जो चरक संहिता विमान स्थान का दूसरा अध्याय है, उसको देखने जा रहे हैं। रस विमान अध्याय में अष्टव आहार विधि विशेषायतनानि, इस नाम से या इस परिभाषा से हमने 8 घटक देखे थे। वह विशेषतः आहार के बारे में प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोक्ता, इन 8 घटकों में से जो राशि यानी प्रमाण, यह घटक का विस्तार करते हुए त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय की व्याख्या शुरुआत करते हैं। चलें, स्क्रीन शेयर करेंगे सबसे पहले। तो इस शब्द से ही आपको पता चलेगा कि जहाँ पे आहार अभ्यवरण करने के बाद सबसे पहले जाता है वह है आमाशय, और उसी को कुक्षी ऐसी संज्ञा यहाँ पे दी गई है। और इस कुक्षी के 3 भाग की कल्पना करते हुए आहार का सेवन प्रमाणतः हमने करना चाहिए, ऐसे चरकाचार्य इस अध्याय के बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो आहार राशि के बारे में जो चौथा घटक था, अष्टव आहार विधि विशेषायतनानि, इनमें से तो उसका यहाँ पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो जैसे आप इस चित्र में अभी सामने देख रहे हैं कि ये आमाशय है, और आमाशय के 3 विभाग किए गए हैं। उसमें से स्थूल या सॉलिड फूड आइटम्स रहेंगे 1/3 पार्ट, लिक्विड फूड आइटम्स 1/3 पार्ट, और रेस्ट ऑफ 1/3 पार्ट जो है वो 3 भागों की कल्पना करते हुए 1/3 मैं कह रहा हूँ। तो वह वात पित्त कफ के संचरण के लिए खाली रखना है। तो अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्थात त्रिविध कुक्षीय विमानम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान अत्रेया। सो 3 पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन। कुक्षी का सर्वसाधारण अर्थ जो होता है वो पेट या एब्डोमेन ऐसे, लेकिन यहाँ आहार के संबंधित होने के कारण संपूर्ण या फुल एब्डोमेन ऐसा विचार न करते हुए केवल उसमें से आमाशय जो अंगावयव है उसका ही विचार करेंगे। तो रसविमाने राशि ही उक्ता, तस्य राशे मात्रा अमात्रा बताः फल प्रपंच दोष विकार प्रपंच दर्शयितुं त्रिविध कुक्षीयो अभिधीयते। तो चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि वह जो पहले अध्याय में यानी रसविमान अध्याय में राशि की मात्रा एवं अमात्रा और उनके परिणाम, इसके बारे में विकार उत्पन्न होते हैं अमात्रावत आहार सेवन से, इतना ही वहां पे कहा गया था। लेकिन उसकी विस्तार से चर्चा या दोषज विकारों को उससे उत्पन्न होने वाले ये त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय में अभिधीयते यानी उसको बताया जाएगा, कहा जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, आगे का तीसरा श्लोक है, त्रिविधम कुक्षौ स्थापयेत् अवकाश अंशम आहारस्य आहारम उपयुञ्जानः तद यथा एकम अवकाश अंशम मूर्तानाम आहार विकाराणाम एकम द्रवाणाम एकम पुनः वात पित्त श्लेष्मानाम एतावतीं ही आहार मात्राम उपयुञ्जानो नाम न अमात्रा आहारजम किंचित अशुभम प्राप्त। तो आहार का उपयोग करते हुए उस समय हमने सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट है ये, ऐसे कोई रचनात्मक दृष्टया या क्रियात्मक दृष्टया उसमें कंपार्टमेंट नहीं होते, लेकिन उस समय हमने इमेजिनरी या कल्पना करते हुए ये अवकाश या वो जो भी स्टमक में स्पेस है उसकी हमने यहाँ पे कल्पना करनी है। और एक भाग मूर्त आहार द्रव्यों के लिए, उदाहरणार्थ आपको बताए तो फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटी है, चावल है, सब्जी है इत्यादि। दूसरा भाग द्रव पदार्थों के लिए, जैसे सांबर होगा,
या करी होगी, दूध होगा, पानी होगा, या जूस वगैरह हो सकते हैं इसमें। और तीसरा भाग जो है अवकाश अंशम, अवकाश का अंश, यानी पूरा स्टमक स्पेस जो है उसको अवकाश कहा गया है, और उसका अंश यानी उसका विभाग। तो उस तृतीय विभाग को वात पित्त कफ के लिए पुनः वात पित्त श्लेष्मणाम, आहार की इस मात्रा का उपयोग करने वाला जो पुरुष है, यानी इस प्रकार तीन विभाग करके विचार करके जो उसी मात्रा में आहार सेवन करता है, उस व्यक्ति को न अमात्र आहारजम, यानी अमात्रावत आहार सेवन करने से उत्पन्न होने वाले जो अशुभ, यानी उसके जो अशुभ फल है, यानी विकार रूपी अशुभ फल, उसको वह प्राप्त नहीं करता। ठीक है। तो चक्रपाणी दत्त जी यहाँ पे विस्तार से कुछ कथन करते हैं। त्रिविधम इति त्रिप्रकारम, तो त्रिविध का अर्थ वह तीन डिविजन्स है, तीन प्रकार के अवकाश अंश हमने कल्पना करनी चाहिए। अवकाश अंशम इति कोष्ठ अवकाश भागम, देखिए जो रचना शरीर में कोष्ठ और कोष्ठांग ऐसी संज्ञा आपने देखी होगी, परिभाषा आपने देखी होगी, और वहां पे हमें कोष्ठ शब्द ढूंढते ढूंढते हम क्रूर, मध्य इत्यादि ऐसे बावेल के मोमेंट्स के अनुसार भी उसके प्रकार देखते हैं। अष्टांग सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में बताते, या रचनात्मक दृष्टया फिर वहां पे कोष्ठ के अलग अलग हम व्याख्या देख चुके हैं या देखी होगी आपने, जैसे पूरक कोष्ठ, ठीक है, उदर कोष्ठ इत्यादि। तो कोष्ठ यानी ये बॉक्स जैसा एरिया है और उसके अंदर अवकाश रहेगा, ठीक है, या आकाश महाभूत रहेगा, या रिक्त जगह रहेगी, उसे अवकाश कहा। तो अवकाश अंश का अर्थ है उस कोष्ठ का अवकाश का भाग, ठीक है। तो आहारस्य इति आहार निमित्तम इति अर्थः, तो यहाँ पे स्थापयेद अवकाश अंशम आहारस्य आहारम, ये जो है तो आहारस्य इति आहार निमित्तम इति अर्थः। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हमारे यानी मेरी भाषा में मैंने कहा था, ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स वहां पे नहीं है। तो आहार की मात्रा के दृष्टि से, आहार के निमित्त की दृष्टि से यह जो है विभाग हम करने वाले हैं, ठीक है, या करना चाहिए। तेन द्वौ अवकाश आहारस्य वक्तव्यौ, यानी दो अवकाश जो है यानी 2/3 पार्ट जो है वो आहार के लिए है, और एकस्तु दोषानाम, और एक जो है वो दोषों के लिए है। त्रिविध वक्षमाणम वक्तम, ठीक है। तो इस पद्धति से ये तीन प्रकार हो जाते हैं। आगे बताते हैं दोष अवकाश स्थापनम ही आहार उपकार करत्वात् आहारस्य इति उच्यते। तो बिल्कुल स्पष्टतया यहाँ चक्रपाणी दत्त कहते हैं कि दोषों के लिए यहाँ पे स्थान अगर हम नहीं रखते तो वह आहार जो है वो दोषों के द्वारा दूषित हो जाएगा, ठीक है। तो कुक्षी अंश भाग यथा कर्तव्यम आह तद्यत यथा इत्यादि, तद यथा इत्यादि। तो मूर्त द्रव्यों के लिए या आहार्य पदार्थों के लिए, द्रव आहार्य पदार्थों के लिए, तो चक्रपाणी दत्त उसके उदाहरण देते हैं। मूर्तानाम इति आश्य खाद्यानाम, तो मूर्त यानी क्या है, तो मूर्त द्रव्य यानी ठोस पदार्थ, यानी उसको वहां पे खाद्य ऐसा लिखा है, यानी जिसको चबा के खाया जाएगा ऐसा पदार्थ। तो अशित खदित, तो ये चतुर्विध आहार है, अशित खादित पीत और लीढ़, उसमें से अशित और खदित। तो ये आहार के प्रकार हम आगे देखने वाले हैं, वहां विस्तार से इसके उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे। द्रवानाम इति, और द्रव में दो पदार्थ आ जाते हैं, दो प्रकार के, वो जो चतुर्विध आहार बताया है उनमें से लेह्य और पेय। लेह्य यानी चाटने वाले,
और पेय यानी पीने वाले, ठीक है। तो लेह यानी लिकेबल्स और पेय यानी ड्रिंकेबल्स। तो यह च अंश शब्दो वात पित्त श्लेष्मना, एक मैंने लाइन स्किप कर दी शायद, यह च अंश शब्दो न सम प्रविभागे वर्तते किंतु यथोचित विभागे तेन मूर्तानां वह भागो भवति इति ज्ञेय। तो यहाँ पे विस्तार से अगर उसकी चर्चा की जाए तो हमने आहार सेवन करते वक्त ही इस सभी राशियों का विचार करना चाहिए, और वहां से द्रव पदार्थ से लेके ठोस पदार्थ या जो स्थूल पदार्थ है उनके भी इस पद्धति से दो भाग हमने सेवन करने चाहिए, और तीसरा भाग केवल खाली रखना चाहिए। अब ये खाली रखने का जो प्रविधान है उसका मतलब क्या है या उसकी आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे वात पित्त श्लेष्मनाम पुनः, तो वात पित्त और कफ से ही जो आहार का पचन या क्रिया होनी है आमाशय में, सबसे पहले आपको पता है आधुनिक दृष्टि से भी वहां HCl या क्लेदक कफ या पाचक पित्त, ठीक है, समान वायु का वह कार्य नहीं था, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, तो ग्रहण भी कार्य हो गया। तो ये सभी वात पित्त कफों की क्रिया होने के लिए वहां संचरण के लिए आवश्यक होगा। आप इमेजिन कीजिए कि आपका रूम है हॉस्टल का और उसमें कैपेसिटी है 2 लोगों की अच्छे से रहने की, लेकिन और 2 पैरासाइट आ गए, या गणपति देखने के लिए आ गए 2 लोग और पुणे में, तो आप वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ठीक है। आपके मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लिमिटेशंस आ जाएगी। तो उसी पद्धति से आप, ये उदाहरण यथार्थ नहीं होगा लेकिन फिर भी एक इमेजिनेशन करने के लिए आप समझ लीजिए। तो वैसे ही वात पित्त कफों की प्रक्रियाओं के लिए जगह आवश्यक है, और वही ये 1/3 पोर्शन जो छोड़ना आवश्यक हो जाता है उसके। सो this is a thumb rule we can say in general. So one who keeps this basic thumb rule during dietary intake, that person will not तो आगे बढ़ते हुए 1/3 portion of space should be allocated to solid food articles, 1/3 for liquid food articles, and 1 should be for vata pitta kapha. Let's go for the next. अभी प्रविभक्त फलत्वात्, इसके बारे में सोचें तो न च केवलम मात्रावत् एव आहारस्य कृत्स्नम आहार फल सौष्ठवम अवाप्तुम शक्यम, प्रकृति आदिनाम अष्टानाम आहार विधि विशेषायतनानाम प्रविभक्त फलत्वात्। तो आहार मात्रा का प्रधान समझते हुए हम इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चरकाचार्य स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्ण रूप से मात्रा पूर्वक आहार करने से संपूर्ण आहार के फल को प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति आदि जो घटक है अष्टव आहार विधि विशेष आयतन में हमने जो चर्चा की, उसके अलग अलग हर एक के फल है, और इसलिए मात्रावत आहार से आहार का संपूर्ण फल प्राप्त होने वाला नहीं। यानी मात्रा का विचार यहाँ करने जा रहे हैं विस्तार से, या उसका विस्तार अधिक हम देख रहे हैं, क्योंकि आगे
जो अमात्रावत आहार सेवन से व्याधि उत्पन्न होते हैं, उन दो व्याधियों की प्रधान यहाँ पे चर्चा होगी। हमने देखना है, इसलिए यहाँ पे आहार मात्रा का विस्तार किया जा रहा है। इसका आप ऐसा मतलब ना निकाले क्या, पहले जो अध्याय में देखे हैं हमने 8 घटक, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो उसके अलग अलग हर एक के फल प्राप्ति है, और आहार के हमें पूरी फल प्राप्ति अगर करनी है तो उसके लिए 8 घटक और राशि का जो हमें विस्तार अभी देख रहे हैं उसका विचार करना आवश्यक है। तो एक 5 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ, कुछ आवश्यक कारण है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहिए। तो आपके लिए मैं आगे की स्लाइड जो है वो छोड़े जा रहा हूँ, 5 मिनट सिर्फ। कंटिन्यू करते हैं। तो उसके प्रविभक्त फलत्वात्, यानी उसके दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल रोल, जो हमने विस्तार से देखा है। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि उसका कुछ मतलब नहीं है। 5वां श्लोक देखते हैं। तत्र अयम तावत् आहार राशिम अधिकृत्य मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ प्रकृतः एतावान एव हि आहार राशि विधि विकल्पो यावत् मात्रावत्वम अमात्रावत्वम च। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चक्रपाणी दत्त टीका जो करते हैं वो 5वें और 6ठे श्लोक पे इकट्ठा करते हैं। तो ये 5वां श्लोक का अनुवाद पहले देखेंगे और फिर 6ठे की ओर जाएंगे। तो आहार मात्रा और अमात्रा,
यानी यहाँ पर उस आहार राशि को अधिकृत करते हुए ये उचित प्रमाण है और ये अनुचित प्रमाण है, और फिर उसके फल यानी उचित मात्रा या प्रमाण के फल और अनुचित मात्रा के फल, इनका विवेचन जो है आगे किया जा रहा है। और इसलिए वो कहते हैं यहाँ आहार राशि के विधि भेद में मात्रा और अमात्रा यह विचारणीय है या इसका विचार किया गया है। ठीक है। और फिर यहाँ वो स्पष्ट करते हैं, देखिए कि मात्रा किसे कहनी है और अमात्रा किसे कहनी। चक्रपाणि दत्त कहते हैं कुक्षी अंश विभागेन इति एकम अवकाशांशम मूर्तानाम इत्यादीना उद्दिष्टमिति संक्षेपेण कथितम सायं प्रातः च इति वचनात् सायं भोजने कृते, ये छठे श्लोक में आएगा, तब देखते हैं। तो यहाँ पे जो 3 विभाग करने के लिए कहे हैं वह इन जनरल डिस्क्रिप्शन है, वह संक्षेपेण कथितम। So whether to analyze the quantum of the food, उसका परिणाम क्या है, मेरे लिए उचित आहार राशि क्या है, वह लक्षणों से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए उसका ठीक से पचन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ये सारी बातें निर्धारित की जाएगी या निर्भर है। ठीक है। तो छठा श्लोक देखते हैं तो आपको ये क्या चर्चा हो रही है ये पता चलेगा। सो साइंस आफ्टर कंज्यूमिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड, तो ये मात्रा मेरे लिए उचित है। ठीक है ना। तो ये कैसे जानेंगे, तो छठा श्लोक बता रहे हैं तत्र मात्रावत्वं पूर्वम उद्दिष्टम कुक्षी अंश विभागेन तद भूयो विस्तरेण तु अनुव्याख्यास्यामः तद यथा कुक्षेः प्रपीडनम आहारेण, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिए हृदयस्य अनवरोधाः पार्श्वयोः अविपाटनम अनतिगौरवम उदरस्य प्रीणनम इंद्रियाणां शुद्ध पिपासा उपरमाः स्थान आसन शयन गमन उच्छ्वास प्रश्वास हास्य संकथासु सुखानुवृत्ति सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनम बलवर्ण उपचय करत्वं च इति मात्रावतो लक्षणम आहारस्य भवति। और टीका यहाँ पे फिर छठे श्लोक के लिए ली है। ठीक है। तो कथन ये किया गया है कि मात्रावत आहार का विवेचन जो पूर्व में किया गया है, अब उसी का यहाँ पे पूर्वम उद्दिष्टम यानी पहले अध्याय में इससे पूर्व कहा गया है, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए, विस्तार बताने के लिए अभी आगे चर्चा करें। ये भी उसका भाग है कि कुक्षी अंश विभागे न, तो इसका मतलब स्पष्ट करते हैं, वो पहले अध्याय की बात नहीं कर रहे हैं, इसी अध्याय में ये जो त्रिविध कुक्षी के विभाग कहे हैं वो संक्षेपतः किए गए और उसका विवेचन विस्तार यहाँ पे अनुव्याख्यास्यामः तद यथा, और वहां से यथा करके वो डिटेल्स बता रहे हैं। है प्रपीड़न पीड़नम आहारेण, तो पहला बताते हैं आहार द्वारा कुक्षी पर विशेष दबाव का न होना। ठीक है। मराठीमध्ये तडस लागता कामा नये पोटामध्ये। दूसरा हृदयस्य अनवरोधाः, हृदय का अवरोध न होना। देखिए यह भी एब्डोमिनल अगर टेंशन बढ़ेगा तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर आएगा और फिर हृदय के ऊपर प्रेशर आना स्वाभाविक है। ठीक है। तो वह नहीं होना चाहिए। आगे पार्श्वयोः अविपाटनम, पार्श्व यानी लैटरल रीजन, लेफ्ट लैटरल राइट लैटरल, तो वहां पे भी फटने जैसी, अविपाटनम, विपाटनम यानी फटने जैसी वेदना और अविपाटनम यानी वैसे नहीं होनी चाहिए। आगे है अनति गौरवम उदरस्य, उदर में यानी पेट में भारीपन न हो। प्रीणनम इंद्रियाणाम, इंद्रिया प्रसन्न हो। ठीक है। तो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया
और यहाँ पे मन अलग से नहीं कहा गया है आगे, तो उसको भी दे। तो एकादश इंद्रिया आगे है शुद्ध पिपासा उपरमाहा। तो क्षुधा यानी भूख और पिपासा यानी प्यास, इनकी शांति हो जाए। स्थान, आसन, शयन, ये सभी क्रियाएं बताई है। जैसे स्थान यानी बैठना एक जगह पे, ठीक है। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो करते हुए आगे बताया है उच्छ्वास प्रश्वास यानी श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया, हंसना, बोलना, संकथासु, ये शब्द आपको शायद नया हो सकता है। तो ये कथासु यानी गप्पे मारना, गपशप करना। तो बोलने में भी सुखानुवृत्ति, तो सुख का अनुभव हो, यानी किसी प्रकार के कष्ट नहीं होने चाहिए ये क्रियाएं करने के लिए। कुछ लोग इतना खा लेते हैं कि पसीना पसीना हो जाते हैं, या फिर बोलना भी उनको असहज हो जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आगे है सायं प्रातश्च सुखेन परिणमन। तो प्रातः एवं सायं का गृहित आहार जो है वो सुख पूर्वक पच जाए, उसको पचाने के लिए अलग से कुछ पाचक द्रव्य ना खाने पड़े या कष्ट ना हो। यानी सुबह का सायं प्रातः इस पद्धति से बताया है, यानी सायं का गृहित किया हुआ। तो देखिए प्रातः सायं या सायं प्रातः जो शब्द प्रयोग यहाँ पे किया है, वहां पे प्रातः सायं सुखपूर्वक आहार पच जाना चाहिए। यानी सायं, देखिए रात नहीं कहा है यहाँ पे, संध्या भोजन या संध्या काल जो है वह उचित है। तो जैसे जैन दर्शन को फॉलो करने वाले या जैन समाज को डायरेक्टली कहे तो वो 7 बजे के पहले भोजन ले लेते हैं, वही उचित समय। तो सायं का किया हुआ भोजन प्रातः यानी सुबह तक पच जाना चाहिए, और प्रातः का किया हुआ भोजन जो है वो सायंकाल में सुखपूर्वक पच जाए, ठीक है। तो यह उसके लक्षण बताए, ठीक है। चक्रपाणि दत्त सायं प्रातः च इति वचनात् सायं भोजने कृते यदि प्रातः और प्रातश्च कृते यदि सायं सुखेन परिणमः तथा स्थान आसन आदिषु सुखानुवृत्ति भवति तथा मात्रावत् भोजनम अनेन कृतम इति ज्ञेय। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। बल वर्ण उपचय करत्वं च इति मात्रावतो लक्षणम आहारस्य भवति। और यही आहार जो है, इस प्रकार का सेवन किया हुआ आहार जो है वह बल वर्ण और उपचय यानी शरीर का पोषण, उचित रूप से पोषण करने वाला वह होता है। यानी अगर हम इसका विपर्याय करें तो वह शरीर का उपचय नहीं करेगा, बल प्राप्त करने नहीं देगा, या बल नहीं देगा शरीर को, और वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन वो भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना कथन काफी है। तो अगर आपको अंग्रेजी अनुवाद चाहिए तो ये स्लाइड आपके सामने है। क्वांटिटी ऑफ द फूड कंज्यूम दैट शुड बी basically appropriate. So that appropriation will be again dependent on the prakriti ityadi ghatak. Okay, so food consumed in the appropriate quantity enhances the strength, complexion, and that only nourishes the tissue. जाते हैं अमात्रावत की ओर, इम्प्रॉपर क्वांटिटी या अमात्रावत्व। तो अमात्रा पुनः जो है वो दो प्रकार की हो जाती है। अमात्रावत्वम पुनः द्विविधम आचक्षते। आपके सामने जो ये बॉस दिख रहा है वो हीन मात्रा का उदाहरण के तौर पे उसका चित्र लिया है। तो हीनम अधिकम च, तत्र हीनम आहार मात्रा, सॉरी हीन मात्रम आहार राशि बल वर्ण उपचय क्षयकरम अतृप्तिकरम उदावर्तकरम अनायुष्य अवृश्य अनौजस्यम शरीर मन बुद्धि इंद्रिय उपघातकरम तारविदम। अपना थैंक यू। तो ये सारे वात विकाराणाम आयतनम आचक्षते।
तो अमात्रावत यानी उचित मात्रा जो नहीं है वो दो प्रकार की होती है। हीन यानी नॉर्मल डाइट क्वांटिटी, और अधिक यानी मोर देन अप्रोप्रिएट डाइट क्वांटिटी। सो हीन यानी अधिक मात्रा, हीन और अधिक ये जो है वो दोनों यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले हीन का यहाँ पे विस्तार किया है, और हीन के बारे में वो बताते हैं अगर कम आवश्यकता से कम आहार मात्रा का सेवन किया तो बल वर्ण का नाश होता है। आगे बताया है बल वर्ण उपचय क्षय करम, ठीक है, यानी वर्ण भी कम होता है। और वहां पे अतृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन, तुष्टि नहीं होती। उदावर्त करम, तो उदावर्त जो है ये लक्षण भी है और एक व्याधि भी है, वायु की ऊर्ध्व गति, जिसमें डकार जैसे भी क्रियाएं होती है। तो ये रहेंगे लक्षण। आगे बताया है अनायुष्य, वह आयु का लाइफ स्पैन रिड्यूस करेगा। अवृषम, तो वृक्ष शब्द से यहाँ पे शुक्र धातु जो है उसका कार्य समझना चाहिए, और वह नहीं होगा, और इसीलिए वो धातु के जो फंक्शंस रहेंगे वह भी पर्याप्त नहीं होंगे। आगे अनौजस्यम यानी ओजो नाशक है। मन, बुद्धि और इंद्रिया इनका उपघात करने वाला है, ठीक है, ये सभी चीजें बताई है। और यहाँ पे सार विधम अनम अलक्ष्मी आवहम अशीते च, तो सार विध यानी अष्टव सार यहाँ पे अपेक्षित है, ठीक है। तो अष्टविध सारों का यह नाश करने वाला है, यानी किसी भी सारता को यह उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि धातुओं का पोषण ही नहीं होगा तो सारता कहाँ से आएगी। अलक्ष्मी प्रद, अलक्ष्मी जो है इस शब्द से यहाँ जानना चाहिए कि लक्ष्मी यानी संपत्ति, और वह स्वास्थ्य रूपी संपत्ति का यहाँ हम ग्रहण करें, और वह प्राप्त नहीं होगा स्वास्थ्य, यानी विविध विकार जो है वो शरीर में होंगे, ठीक है। वात विकाराणाम आयतनम, तो वात के जो 80 प्रकार बताए हैं वो उस व्यक्ति को निश्चित ही प्राप्त हो सकते हैं। आगे वह उसका विस्तार है। तो सार विधम अनम इति रोग भीषक द्वितीय, रोग भीषक द्वितीय अध्याय विमान स्थान का 8वां अध्याय है। वहां पे वक्षमाण त्वक्सार आदि विधनम विधम अनम, तो रोग भीषक द्वितीय अध्याय जो विमान स्थान का 8वां अध्याय है उसमें जो सारता वर्णन की है वक्षमान, यानी वहां पे बताई हुई सारता जो है त्वचा सार इत्यादि, तो उनको यहाँ पे सार विधम इस शब्द से लेना चाहिए। चक्रपाणी दत्त जी हमें गुरु की भांति यहाँ समझा रहे, ठीक है। तो इस श्लोक जो है हमने पाठ भी लिया है, तो ट्रांसलेशन भी ठीक से आपको समझ में आ जाए। तो impairment in life functions, the body tissues, that is sara, then sexual stamina, that is the virility, and the ojas, that is the vitality, those are, will be not maintained properly, they will reduce. Then damage to the body, mind, intellect, and sense organs, inauspiciousness, so that is inauspiciousness is alakshmi prat, okay। तो ये रोग को आमंत्रण करने वाला है अलक्ष्मी का। अगर रोग व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वह कहाँ से लक्ष्मी, अगर हम स्थूल भी उसका अर्थ ले शब्दशाह, तो वो लक्ष्मी प्राप्त कैसे कर सकेगा, यानी संपत्ति अर्जित नहीं कर सकेगा, उसका व्यवसाय हो, नौकरी हो, नहीं कर पाएगा ठीक से, और वह दारिद्रता को यानी अलक्ष्मी को आमंत्रण ही है, ठीक है। और that person will be, his body will be home to a variety of disorders of vata। आशा है आपको समझ में आएगा। अति मात्रम, अभी कम के बारे में बता दिया, अभी अधिक प्रमाण में इस व्यक्ति ने खाया, आहार का सेवन किया तो क्या होगा। पुनः सर्वदोष प्रकोपनम इच्छन्ति कुशलाः, तो सर्वदोष का प्रकोप होगा, यानी त्रिदोष का प्रकोप होगा। और यहाँ पे कुशलाः यह शब्द जो है वो कुशल लोगों का, कुशल वैद्यों का, ठीक है, वैद्य समूहों के बारे में यह चर्चा हो रही है। सामान्य व्यक्तियों के लिए यह ग्रंथ नहीं है, यह विशिष्ट यानी जो आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले हैं उनके लिए यह ग्रंथ है। इसलिए कुशल यानी विद्वान वैद्य या बुद्धिमान वैद्य जो है
उन्होंने इसकी निंदा की है और उन्होंने बताया कि ये सर्वदोष का प्रकोप करेगा। यो हि मूर्तानाम आहार जातानाम संहित्यम गत्वा द्रवैः तृप्तिम आपद्यते भूयाः तस्य आमाशयगता वात पित्त श्लेष्मानो अभ्यवहारेण अतिमात्रेण अतिप्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते। तो यहाँ पे एक विभाग करेंगे कॉमा के। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पुरुष मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम, तो मूर्त आहार द्रव्यों का भरपेट यानी बहुत ठूस ठूस के वो खा ले, यानी समाधान या तृप्ति ही नहीं होगी इसलिए। और फिर उसके पश्चात वहां पे लिखा है ये करने के बाद सौहित्य खाना अव्यवहरण करना, उस गत्वा यानी वो करने के बाद द्रवै तृप्तिम आपद्यते, और उसके बाद यानी मूर्त पदार्थ तो खाए ही है और उसके बाद द्रव पदार्थ भी जो है जैसे दूध जूस इत्यादि वह भी भरपेट खाएगा। भूयाह तस्य यानी दोनों जो वो चीजें हैं वो क्या करेगी, आमाशयगत वातादि दोषों का अत्यधिक भोजन द्वारा पीड़ित होकर एक साथ प्रकोपित हो जाएंगे। तो आमाशयस्थ और आमाशय का अर्थ जब आप कोष्ठ पढ़ोगे, कोष्ठांग पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा नाभि स्थानांतर योहो मध्य। इस अध्याय में ही आगे जाते हुए उसका सब स्थान और वह बताया है, वहां पे चर्चा करेंगे। आगे जाते हैं, ये प्रकुपित दोष है, उसके बाद क्या करेंगे, वात पित्त श्लेष्मानो अव्यवहारेण अतिमात्रेण अति प्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते। युगपत यानी साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त ये तीनों दोष जो है वो प्रकुपित हो जाएंगे। और फिर आगे क्या होगा, ते प्रकुपिताः तम एव आहार राशिम अपरिणतम आविश्य कुक्षि एकदेशम अन्नाश्रिताविष्टभयन्ताः सहसा व अपि उत्तर अधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रचावयन्ताः पृथक पृथक इमान् विकारान् अभिनिर्वर्तयन्ति अतिमात्र भोक्तुः। तो फिर यहाँ तक का भाग देखें तो ये थोड़ी सी एक जनरल पैथोजेनेसिस हम कहेंगे। जो आहार सेवन क्या मात्रा, आहार सेवन करते वक्त अति मात्रा का अगर सेवन करे आहार का तो उसको क्या व्याधि होगी और क्या संप्राप्ति शरीर में होगी, उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। इस प्रकार वो युगपत जो प्रकुपित दोष है वो अपरिणत यानी अपक्व आहार में प्रविष्ट होकर कुक्षी के एक भाग में ही आश्रित लेकर अवस्थान करते हुए, यहाँ पे क्या, कुक्षी एक देशम अन्नाश्रिता विष्टम्भयंता, विष्टम्भयंता यानी उनमें बिल्कुल हलचल नहीं होती, और एक कुक्षी के प्रदेश में यानी वन रीजन, यहाँ पे महास्रोत से यानी जीआई ट्रैक की आप कल्पना करें, अन्य किधर नहीं जाने वाला ये, तो उसी एक ही जगह वो हलचल नहीं करता, पड़ा रहता है। और फिर अचानक अवस्थान करते हुए अचानक ग्रहित आहार को ऊर्ध्व या अधम मार्ग से निकालते हुए पृथक पृथक विकारों को उत्पन्न करता है। सहसा वापी उत्तर अधराभ्याम मार्गाभ्याम प्रचावयंता। ठीक है, तो यहाँ पे आमाशय गता इति वचनेन अग्नि सहाय यानी समान वायु जो है उसका कोप होता है, ये जानना चाहिए। चक्रपाणि दत्त जी टीका में कर न पक्वाशय गतस्य इति दर्शयति। तो केवल आमाशय, आम आशय, आम का शब्द यहाँ पे टॉक्सिन या जिसे हम आमदोष कहते हैं वैसा अर्थ नहीं। आम यानी अपक्व, अपक्व आहार जहाँ पे रहता है उस आशय को आमाशय कहते हैं, और पक्व आहार जहाँ पे रहेगा जिसका परिणमन हो चुका है वह पक्वाशय में रहे। तो यहाँ पे विशेषतः समान वायु का कोप जो है वह होता है, यह चक्रपाणि दत्त बताते हैं। ठीक है, तो कुक्षी एक देशम अन्नाश्रिताः सह दूषितेन आहारेण इति अर्थाः। तो चक्रपाणि दत्त जी कह रहे हैं कि कुक्षी के एक भाग में अन्न आश्रित होकर वह दोषों को दूषित करता है। ठीक है, तो न आहारेण इति अर्थाः।
आहार को दूषित करता है, आहार वो आहार दोषों को दूषित करता है। ठीक है। सो फिर ये होने के बाद ऊर्ध्व और अधम मार्ग से वह दोष जो है वो बाहर पर निकलेंगे। तो यहाँ पे जो लक्षण वर्णन किए हैं, व्याधि ऊर्ध्व मार्ग से वो दोष बाहर निकल रहे या दोनों मार्ग से निकल रहे, वो तो व्याख्या जो है वो 8वें श्लोक से आगे शुरू हो। यहाँ पे इन जनरल वो सिम्टम्स बता रहे हैं, क्योंकि युगपत यानी एक ही समय जो त्रिदोषों का कोप हुआ है, वात पित्त और श्लेष्मा, उनसे क्या लक्षण वहां पे उत्पन्न होंगे, ये दर्शाने वाली ये स्लाइड आपके सामने है। और चित्र रूप उसका प्रदर्शन भी करने का प्रयास किया है, तो आसानी से आपको समझ में आए। तो देखिए, तत्र वाताः शूल, आनाह, अंगमर्द, मुखशोष, मूर्छा, भ्रम, अग्निवैषम्य, पार्श्व, पृष्ठ, कटिग्रह, सिरा आकुंचन, स्तंभनानि करोति। तो वात दोष है ये विशेषतः कॉलिक पेन, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, पूरे शरीर में वेदना, मुखशोष यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ, पेंटिंग, गिडीनेस। तो आगे बताया है वहां पे वेरिएबिलिटी इन डाइजेस्टिव पावर, यानी यहाँ पे वैषम्य, अग्नि वैषम्य, कभी पचन ठीक से होगा, कभी ठीक से नहीं होगा। आगे है रिजिडिटी। तो ग्रह शब्द जो है वो पार्श्व ग्रह, पृष्ठ ग्रह, कटी ग्रह, इस पद्धति से। पार्श्व यानी लैटरल रीजन, पृष्ठ यानी पूरे बैक रीजन आप ले सकते हो, कटी यानी लोअर बैक स्पेशली, ओके, पेल्विक एरिया। सो यहाँ पे ग्रह यानी स्टिफनेस आ जाए। आगे है सीरा आकुंचन स्तंभनानि करोति। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है आकुंचन और स्तंभन यानी क्या होगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी वह क्रियाएं उसमें जो वहन इत्यादि क्रियाएं होगी वह रुक जाए। तो कॉन्ट्रैक्शंस, और या कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ आप स्पाज्म भी ले सकते हो, तो वह यहाँ पे हो। और विशेषतः सीरा आकुंचन का यहाँ पे ट्रांसलेशन हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स लिया, तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी हम ले सकते हैं। देखिए, आहार सेवन की चर्चा हो रही है, आहार सेवन जनित व्याधियों की चर्चा हो रही है, और व्याधि उत्पन्न सिराओं तक कर रहा है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो इसको कतई निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एज ए फिजिशियन आप इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। उसके पूर्व जो है लक्षण के मूल जो है वह कहाँ पे है, तो वह आहार विधि विधान में ही होगी। पित्तम पुनः ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, भ्रम, प्रलपनानि। तो इसमें सभी शब्द आपको परिचित है। उसमें से विशेषतः मद शब्द जो है, इससे आपने क्या अर्थ लेना चाहिए, तो लाइक टॉक्सिकेटेड स्टेज। तो उसको मद यानी जैसे टॉक्सिकेशन हुआ है कोई, और वह फिर उसको पता नहीं चलता क्या कर रहा है या क्या बोल रहा है, वैसी स्थिति। भ्रम, तो दैट इज गिडीनेस अगेन। प्रलाप, सो प्रलाप हे असंबद्ध बडबड, मराठीमध्ये डेलिरियम। एक मिनिट पेपर सेट करना है। सेंड केला सर, येस। आठवण केल्याबद्दल धन्यवाद, विसरलो मी। हो, श्लेष्मातु छर्दय, छर्दी, अरोचक, अविपाक, शीतज्वर, आलस्य, गात्र गौरवाणी। तो कब से क्या होगा, तो ये सभी विकार हो गए। छर्दी, अरोचक यानी एनोरेक्सिया, अविपाक पचन ठीक से नहीं होगा, शीत ज्वर दैट इज फीवर विद कोल्ड, आलस्य लेजीनेस, और फिर गात्र गौरव यानी हेवीनेस इन द बॉडी। तो ये सभी लक्षण जो है वो त्रिदोष प्रकोप से हो गया। और कौन सा दोष उसमें से भी त्रिदोष प्रकोप में प्रधान है, ये जानने के लिए क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे बताए हैं। क्योंकि त्रिदोष प्रकोप है, लेकिन उसमें से चिकित्सा के लिए कौन सा प्रधान या अधिक दुष्ट है, ये भी हमें तारतम्य या तरतम भाव से जानना होता है। और उसी के लिए
इन लक्षणों का वर्णन चरकाचार्य ने किया होगा। हाँ सर। मेरे को पेपर सेंड करना है। धन्यवाद।